हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम एनसीईआरटी इतिहास का कक्षा 7 का देख रहे हैं और इसमें अध्याय 2 में हम आज देखेंगे नए राजा और उनके राज्य के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो मानचित्र है ये दिखा रहा है 7वीं से 12वीं शताब्दियों के प्रमुख जो राज्यों का विकास हुआ उसके बारे में। 7वीं शताब्दी के बाद हम देखें तो कई राजवंशों का उदय हुआ। इस मानचित्र 1 में दिया है उसके उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। चित्र में तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसमें गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पाल राजा हुआ करते थे, चोल वंश और चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। तो यहाँ पे इसको स्पष्ट इसमें दिख नहीं पा रहा है, तो इसको निर्धारण करना तो कठिन है। आगे हम देखते हैं। जैसे इधर हम देखें दक्षिण की तरफ, तो इधर चोल, चेर और पांडे इस प्रकार के राजवंश हमें देखने को मिलते थे। यहाँ पे देखिए जो महाराष्ट्र और भाग, यहाँ पे हमें राष्ट्रकूट यहाँ पे देख सकते हैं। चहमान इधर, गुर्जर प्रतिहार वंश, ये सारे उसमें जो कहेंगे स्थानों के नाम है। प्रयाग हो गया, बनारस, कन्नौज, काफी प्रसिद्ध राज्यों के कहेंगे क्षेत्र थे। तो ये तो 3 जो मुख्य हैं, चेर, चोल और पांडे, ये हमें दक्षिण में देखने को मिल जाते हैं। इन वंशों का जो शासन था ये सारे। देखिए यहाँ दिया है नए राजवंशों का उदय कैसे होता है, ये कैसे हुआ। देखिए 7वीं शताब्दी आते आते जैसे 7वीं शताब्दी आई तो हम देखें कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा जो लोग होते थे प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे और उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। तो अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पे सामंत क्या करते थे, अपने आप को महासामंत घोषित कर देते थे या महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी, इस तरह उपाधियां दिया करती थी और ये सारी चीजें अपने आप को घोषित कर देते थे। कभी कभी वे क्या करते थे कि अपने को स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करने लगते थे। जब उनके पास कहेंगे साम्राज्य बढ़ जाता था या उनकी आर्थिक शक्ति अच्छी हो जाती थी, तो इस तरह से उनके पास जब सत्ता उच्च स्तर पहुंच जाता था उनका, तो वो भी जो राज्य था उससे अलग होना चाहते थे। वो अपना आधिपत्य स्वतंत्र होना चाहते थे, उसके अधीन वो कार्य नहीं करना चाहते थे। और जाहिर सी बात है, जब भी इंसान के पास शक्ति आती है, पावर आता है, तो वो सोचता है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं। इस तरह एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। दक्कन में राष्ट्रकूट वंश का हमें देखें तो शासन देखने को मिला है। शुरुआत में वे क्या थे, कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। जो राष्ट्रकूट थे वो शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के नियंत्रण में कार्य करते थे। और 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान था जो इसका नाम था दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया कि नहीं, हम आपकी अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे, और उसे युद्ध भी किया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान भी किया। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया, और जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था उस समय, तो यह माना जाता था कि इससे याजक या जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। यानी कहीं कि यदि चालुक्य क्षत्रिय हैं या फिर राष्ट्रकूट क्षत्रिय नहीं है तो उसे युद्ध करके हरा दिया, और यदि हिरण्यगर्भ जो है ये अनुष्ठान वो कर लेता है तो वो उसे दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त हो जाता है। देखिए ये जो चित्र दिया गया है ये एलोरा की गुफाएं जो उसमें भित्ति चित्र बनाए गए हैं, वहां से ये चित्र लिया गया है। आगे देखते हैं, दिया है कुछ उदाहरणों में हमें जो उद्यमी परिवार हैं इनके पुरुषों ने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पे वो कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ दिया और शस्त्र को अपना लिया। क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक इन्होंने स्थापित किए। राज्यों में प्रशासन कैसे होता था, देखिए आगे दे रहा है कि इन नए राज्यों में से कई भी जो थे, कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण करते थे। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों, साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। यानी इनकी साझेदारी द्वारा या मिलजुल से उनकी सत्ता चलती थी।
इन सभी राज्यों में जो उत्पादक थे, उत्पादकों अर्थात जो किसान थे, पशुपालक थे, कारीगर थे, संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। तो इन इन सब से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे, यानी ये लोग अब संसाधन के रूप में कर दे सकते हैं, उपहार दे सकते हैं, ये सारी चीजें। तो इन्हीं लोगों से वो संसाधन अपना इकट्ठा करते थे राज्य। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था, और कभी-कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल किया जाता था। क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था, तो राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। जो व्यापारी हुआ करते थे, व्यापारी वर्ग से राजस्व लिया जाता था, भूस्वामी से लगान लिया जाता था। इस तरह से देखिए यहाँ दिया है 400 कर। 400 कर में दिया है कि जो तमिलनाडु था, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के हमें करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिले हैं, यानी 400 प्रकार के कर लगाए गए थे। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी। वेट्टी ये है जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी नगद नहीं लिया जाता था, उसको जबरन यानी श्रम के रूप में करवा लिया जाता। कोई कार्य करवाना है, किसान है, मजदूर है, तो जबरदस्ती उसको करवाया जाता था बाध्य करके, यानी जबरन श्रम। और कदमाई यानी कि भू राजस्व, ये सारी चीजें थी। मकान पे छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए भी सरकार को कर देना पड़ता था। सरकार मतलब वही राज्य को, और इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है, यानी बहुत सारे कर, 400 प्रकार के करों का उसमें उल्लेख मिलता है। ये संसाधन जो थे राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनाते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल ये हुआ करते थे। जो संसाधन थे, तो इसी से तो वो अपने मंदिरों का निर्माण करवाएगा, दुर्गों का निर्माण करवाएगा। और संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। तब युद्ध हुआ तो युद्ध में धन खर्च होगा ही, सैनिकों के ऊपर उनको वेतन देना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, जिसमें जो सैनिक होते हैं, जो कहें कि घोड़े या हाथी इस प्रकार के सवारियों का यूज किया जाता था, उपयोग किया जाता था, तो उन सब में खर्च होगा ही, तो युद्ध में भी बहुत सारे संसाधन लगते थे। और फिर युद्ध में बहुत लूटपाट द्वारा वो धन भी या संसाधन इकट्ठा भी करते थे। देखिए राजस्व वसूली के लिए जो पदाधिकारी थे, पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, प्रायः जो अभी वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था, यानी कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदे पे होते थे, यानी अब जो उच्च कुल का हुआ करता था, तो उसके भी सगे संबंधी अधिकांशतः उस पद पे आसीन होते थे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। देखिए प्रशस्तियां क्या होती हैं? ये एक ऐसे ब्यौरे होते हैं, प्रशस्तियां, जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। प्रशस्तियां उनकी रची, या तो इसमें अधिकांश तो जो राजा हुआ करता था, राजा की सारी उपलब्धियां, उसकी कहें कि काफी उसमें तारीफें लिखी होती थी। तो ये है प्रशस्तियों में हमें देखने को मिलता है। नागभट्ट की उपलब्धियां। नागभट्ट की क्या उपलब्धियां हैं? जैसे कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया रहता है, और ये दिया है कि संस्कृत में लिखी एक ग्वालियर में मध्य प्रदेश में एक प्रशस्ति मिली है। तो एक प्रशस्ति में उसमें प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। जो नागभट्ट ये हैं, ये नागभट्ट प्रतिहार वंश के राजा हैं। देखिए दिया है कि आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ यानी महाराष्ट्र का एक हिस्सा, और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुध को जीत लिया उन्हें, और उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्क वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को ये क्या किए थे, को पराजित किया था। यानी ये सारी प्रशस्तियों से पता चलता है कि जो नागभट्ट है, इनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, क्या विशेषताएं थी। तो इन्हीं प्रशस्तियों से उस समय के राजाओं की जो भी उपलब्धियां हुआ करती थी, जो विजय थे, युद्ध गाथाएं, विजय गाथाएं, सब इसमें हमें देखने को मिलता है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत किया करते थे। उनको पुरस्कार देना होता था तो भूमि उन्हें दान में दे देते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे कि हाँ इन्हें भूमि मिला है, तो वो ताम्र पत्र पे लिखित रूप में उनको दिया जाता था। भूमि के साथ और क्या क्या दिया जाता था? देखिए
यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है कि क्या होता था। हमने मिट्टी के मेढ़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें हैं: फलदार वृक्ष, पानी भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाकी चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इसे कर वसूल कर सकता है इन सारी चीजों से जिसको वो भूमि अनुदान में दी जाती थी। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वो वसूल कर सकता है इन क्षेत्रों से। वहां पे वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े जो कमरे होते थे वो बनवा सकता है। बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है और उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण भी हो। तो लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची आप बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि इनका कैसे इस्तेमाल होता था। तो ये भी जो भी हमने क्षेत्र पढ़ा है कि इन सारी चीजों से वो जिसको भी भूमि अनुदान देता था राज्य, तो वो क्या करता था, वहां से इन सारी चीजों का उपयोग कर सकता था, इन सब से वो कर वसूल कर सकता था और इस तरह से उस भूमि अनुदान का वो लाभ प्राप्त करता था। 12वीं शताब्दी में देखें तो एक बृहद संस्कृत काव्य रचना रचा गया था जिसमें हमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कहते हैं कल्हड़। कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। यानी कल्हड़ एक कहेंगे ये भी एक विद्वान ही है उस समय के, तो इनकी एक रचना है। उस रचना में हमें देखने को मिलेगा जो कश्मीर है, कश्मीर का शासन कैसे चलता था, किस प्रकार का राज्य था, कैसे वहाँ पे शासन किस प्रकार से किया जाता था, वहाँ की आजीविका का साधन क्या था, ये सारी चीजें। तो कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों और दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ माना जाता है कल्हड़ का रचना। इसे देखते हैं आगे, धन के लिए युद्ध कहाँ से मिलता था उन्हें। देखिए, आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्र पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। इसके साथ ही क्या था, एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था। गंगा घाटी में कन्नौज नगर, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हम देखेंगे कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। कि देखते हैं उस समय के जितने भी शासक थे, कोई न कोई शासक यानी जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ है किसी न किसी शासक द्वारा ही करवाए गए, तो इससे भी उनके सत्ता का प्रदर्शन होता था। इसलिए जब भी एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। तो हमने जैसे कि इसके बारे में और आगे अध्याय 5 में पढ़ेंगे। तो जो बहुत संपन्न हुआ करते थे तो मंदिरों को जैसे मंदिर बहुत सारे हो सकते हैं सोने के बनवा दिया करते थे, बाहर आक्रमणकारी आते थे तो उसको भी तोड़ देते थे, उसे लूट लेते थे। यानी तो मंदिर भी उनकी सत्ता को ही, उनके संसाधनों के प्रदर्शन को दर्शाता था, तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे वो युद्ध में, उसको तोड़ने का, विनाश करने का। अफगानिस्तान का गजनी, गजनी का एक सुल्तान था महमूद, सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। उसने क्या किया था, 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया था। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है वो भी शामिल था। जो था महमूद गजनवी, वो आया गजनी से, तो वो उसका वही था कि धन लूटने का, उसका मुख्य मकसद यही था भारत में आक्रमण करने का, यहाँ से कि बहुत सारा धन लूट करके लेके जाए। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में भी उसने खर्च किया था। सुल्तान महमूद जो था उसने अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को भी अपने उपमहाद्वीप में लेकर आया था और उसे लेखा जोखा का काम सौंपा हुआ था। अल बरूनी अरबी में लिखी गई उसकी कृति का नाम है किताब अल हिंद। ये बहुत प्रमुख कृति है। किताब अल हिंद जो है ये लिखा गया है अल बरूनी द्वारा, जो कि आया था महमूद गजनवी के साथ।
तो इसमें क्या है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से भी परामर्श लिया था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्हें पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा था, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी थी। यानी पश्चिम में इन्हें चालुक्यों से लेना पड़ा, उन्हें अपने राज्य विस्तार करना चाहा था, और पूर्व में देखें तो गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था ये था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, इसका शासनकाल था 1168 से 1192 तक, जिसे सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को, जो मोहम्मद गौरी था, इसने क्या किया, 1191 में हराया। इन्होंने मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को, लेकिन दूसरे साल जब 1192 में हुआ तो वो क्या हुआ, गौरी से हार गए थे। चोल राज्य से एक नजर देखते हैं। देखिए ये जो दक्षिण में दिखा रहा है ये सारे चोल राज्य के अधीन था। आगे हम देखते हैं उरैयूर से तंजावुर तक। उरैयूर और तंजावुर के मध्य क्या हुआ। देखिए चोल वंश का सत्ता कैसे आया, ये चोल वंश सत्ता में कैसे आया। जो कावेरी डेल्टा में मुटरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी कावेरी डेल्टा में। अब देख रहे हैं कि दक्षिणी भारत में ये सारे स्थान मिलेंगे। तो वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे और उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयाल ने क्या किया, 9वीं सदी के मध्य में मुटरियारों को हराकर इसे डेल्टा पर कब्जा कर लिया। अब इसका डेल्टा पे कब्जा हो गया तो उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर। विजयाल देखें तो विजयाल के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता। उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बांटा गया और दक्षिण और उत्तर के पांड्यन, जो पांड्य थे, और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक था, राजराज प्रथम, ये माना जाता है, और 985 में ये राजा बना। उसी ने क्या किया कि इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया और उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। जो साम्राज्य का प्रशासन था उसका पुनर्गठन किया। राजराज का पुत्र, उसके पुत्र था राजराज का पुत्र राजेंद्र प्रथम जो था, उसकी नीतियों को जारी रखा और आगे, और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर भी हमला किया और इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। राजेंद्र प्रथम, यानी कहें कि राजेंद्र प्रथम में देखे कार्यों में प्रमुख तो इसने और भी बाहरी राज्यों पर भी, जैसे यहाँ दिया कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर भी हमला किया। तब दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला करने के लिए जल से जाना पड़ेगा, जल माध्यम से, तो उसने एक जल सेना भी तैयार की। और देखते हैं भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। तो भव्य मंदिर में देखें तो राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य कला और मूर्ति कला के दृष्टिकोण से काफी अच्छे हैं, चमत्कारिक ये मूर्तियां हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र में बनाए गए थे। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा की गई जो दी गई भूमि थी, भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी, यानी जो भी विशेषज्ञ उसके पास हुआ करते थे, राजाओं के पास हुआ, उनको उनकी भूमि से उपज जो भी धन मिलता था तब उनको अपने पास रखते थे सलाह के लिए, या विभिन्न प्रकार के जो उनके पास कलाएं थी उनको दिखाते थे, तो उनका भी इसी से वो खर्च करते थे। और जो मंदिर के आसपास रहते थे उसके लिए काम करते थे कौन, पुरोहित, मालाकार, बावर्ची और मेहतर। देखिए ये मंदिर दिया हुआ है, ये दिया है कि गंगई कोंडचोलपुरम मंदिर है जो बनवाया था राजेंद्र प्रथम। और ये भी एक मूर्ति दिया गया है, देखिए दिया हमारे अतीत। हम देखते हैं ये संगीतकार या नर्तक जो हुआ करते थे उस समय के इत्यादि, इन सबको भी ये जो जैसे ऊपर हमने पढ़ा है पुरोहित, इस प्रकार संगीतकार व नर्तक भी ये थे जो कि मंदिरों में काम करते थे या मंदिरों के आसपास कार्य करते थे, मंदिरों से जुड़े रहते थे। दूसरे शब्दों में देखें तो हम मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में देखें तो सबसे विशिष्ट था क्या, कांस्य प्रतिमाएं बनाना,
चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। जो जो वंश के चोल काल की जो है की कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी, सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं पूरे विश्व की। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी इसमें बनाई जाती थी। यदि उस समय की कृषि और सिंचाई के बारे में बात करें तो चोलों की देखिए, चोल वंश में क्या था कि उस उनका जब तक प्रशासन रहा उनमें कई उपलब्धियां कृषि में भी हुए, विकास के माध्यम से संभव हुई। और मानचित्र 2 देखिए, इसमें गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी-छोटी शाखा में बढ़ जाती है। जैसा कि हम देखेंगे दक्षिण भारत में कावेरी बहते हुए तमिलनाडु से इधर से निकलते हुए केरल तमिलनाडु बहते हुए और छोटी-छोटी शाखा में बढ़ जाती है। और जितनी भी सारी नदियां हैं पूर्व में तो बहती हैं तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो वही दे रहा है कि खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी-छोटी शाखाओं में बढ़ जाती हैं और ये शाखाएं क्या करती हैं, बार-बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी का जमा हो जाता है। फिर इसके बाद शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता मुहैया कराता है, सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के देखें तो तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। कुछ इलाकों में देखें तो जंगलों को साफ किया जाना था, कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे। पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था और कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। यानी ये सारे कार्य इनकी सिंचाई में देखें हम तो ये सारे कार्य किए जाते थे और एक साल में इसमें 2 फसलें भी उगाई जाती थी। ये दिया है जो प्रतिमा दिया है, ये चोल काल की ही कांस्य प्रतिमा है। कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, हम देख पा रहे हैं इस चित्र को। तो ये है चोल काल की प्रतिमा। आगे हम देखते हैं, दिया है कि जो कई जगह होते थे, कई जगहों पे क्या होता था कि फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। जैसे जहाँ पानी नहीं पहुंच सकता तो वहाँ कृत्रिम रूप से करना पड़ेगा। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाके में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांवों में रहने वालों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, इसमें दे रहा है कि प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, जो किसानों की बस्तियां होती थी वो उर कहलाती थी और सिंचित खेती के साथ साथ बहुत समृद्ध हो गई ये बस्तियां। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था, यानी जो गांवों का समूह होता था उसे हम नाडु कहते थे। और छोटी छोटी जो किसानों की बस्तियां उर, तो उर से जो होता था नाडु बड़ा होता था। इसमें ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य भी इनको दिया जाता था। वे लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार के देखरेख में नाडु जो था, नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद वेलन यानी 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, ऐसे उनको उपाधियां दी जाती थी। फिर है अरियार यानी प्रधान, ये इस प्रकार की उनको उपाधियां दी जाती थी राज्य द्वारा। और उन्हें केंद्र में भी महत्वपूर्ण राजकीय पद जो थे उनको सौंपे जाते थे। भूमि के प्रकार देखते हैं, जैसे दिया है चोल अभिलेखों में जो भी उस प्रकार के उस काल के अभिलेख मिले हैं उसमें भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख भी मिलता है। जैसे वेलन वगाई, ये क्या था, ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। ब्राह्मदेय यानी ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्राह्मदेय कहा जाता था। भूमियों के भी अलग अलग नाम हुआ करता है। जैसे वर्तमान समय में हम उपजाऊपन के आधार पर जैसे बांगर, खादर, ऊसर इस प्रकार बांटते हैं, तो उस समय जो थी इस प्रकार के नाम दिया जाता था जिसके वो आधिपत्य में हुआ करता था। वेलन वगई हो गया, ब्राह्मदेय हो गया, साला भोग हो गया। साला भोग का मतलब किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि छोड़ी जाती थी उसे साला भोग भूमि कहे जाते थे। देवदान तिरुनमट्टुकन्नी, ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी। फिर है पल्ली चंदम, तो ये है जैन संस्थानों को दान में दिए गए भूमि। इतने कठिन कठिन नाम थे, इस नामों से जाना जाता था उन्हें, उनके लिए आसान हो ही रहा होगा।
हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पे भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप जो कावेरी घाटी है और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से में भी ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक जो कहेंगे जो ब्रह्मदेव थी उसकी देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करते थे। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों के पत्थर की दीवारों पर और ब्यौरा दर्ज किए जाते थे। नगरम नगरम नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। नगरम जो था इस नाम से ज्ञात जो व्यापारी होते थे तो इस संघ भी अक्सर शहरों में ही प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के जो चिंगलपुट जिला था इसके उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों से यानी चिंगलपट्टू से अभिलेख मिला है। उस अभिलेखों में जो इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था, किस प्रकार से जो ब्राह्मणों की सभा होती थी कैसे वो करते थे। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए साथ में उस सभा में विभिन्न समितियां होती थी अलग अलग, जैसे कि जो सिंचाई के कामकाज की अलग समिति, बाग बगीचों की देखरेख की अलग समिति, मंदिरों की देखरेख की अलग समिति हुआ करती थी उस सभा में। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था और इस प्रकार कहें कि उन समितियों का जो मुखिया है उसका चयन किया जाता था। आगे दिया है कि अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के बारे में क्या दिया है देखते हैं। दिया है कि जो सभा की सदस्यता होती थी, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, यानी कहें कि 35 से जो नीचे हुआ करते थे उनको इसमें सदस्यता नहीं मिलती थी। उन्हें वेदों का विज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और उसे ईमानदार भी होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति के सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। आगे है कि अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति जो पेरिया पुराणम है से एक उद्धरण नीचे दिया गया है। इसमें क्या बता रहा है देखते हैं। इसमें दे रहा है कि अडनूर की सरहदों पर फूस की पुराने छाजनों वाले छोटी छोटी झुपड़ियों से अंटा पड़ा यानी पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे कि प्रतिष्ठित समाज के बाहर है। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जो पुलाया था। पुरवा इसमें वो लोग रहते थे जिन्हें प्रतिष्ठित नहीं माना जाता था। तो इस पुलाया में जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे, चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में क्या होता अहातों में छोटे मुर्गियों के झुंड में घूमते रहते थे। वे गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पे नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलैया यानी पुलैया का बहुवचन है पुलैयार को दिन के काम पर जाने की हाक लगाते हुए बांग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। ये लिया गया है एक अभिलेख है 12वीं शताब्दी की तमिल कृति जो पेरिया पुराणम है उसी में की उद्धरण है। तो ये बता रहा है कि जो कहें कि जो निम्न वर्ग के लोग थे या फिर जिनको अछूत माना जाता था वो बाहर रहते थे प्रतिष्ठित समाज से। तो इस प्रकार का इस उद्धरण से पता चलता है कि जो ऐसा भी समाज है इस प्रकार के भी लोग उस समय थे राज्य में। आगे दे रहा है कि तंग वंश के युग का चीन। इसमें क्या दिया है देखते हैं। देखिए चीन में तांग राजवंश था और इसके तहत साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं शताब्दी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। इसकी राजधानी क्या थी सियान, जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे इस राजधानी में सियान में।
तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किए गए नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। यानी जो तांग साम्राज्य था, वहाँ पे जो भी नियुक्तियाँ होती थी राज्य कार्य में करने के लिए या प्रशासन के तहत, तो वो सब परीक्षा के तहत होती थी। परीक्षा लिया जाता था उन व्यक्तियों का तब। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था और अधिकारियों के चयन की ये व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक भी कायम रही। आगे दे रहा है कि अब भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी। हमारे यहाँ बस कोई योग्यता देखी जाती थी, परीक्षा तो नहीं ली जाती थी। सामाजिक रूप से कुछ योग्यताएं निर्धारित की जाती थी, यदि वो परिपूर्ण है और यदि वेदों का जानकारी है उसको, और कुछ कानून या फिर ईमानदार है, इन सारी चीज़ों की योग्यता है, तो उसे उसको प्रशासनिक पद दे दिया जाता था, ना कि कोई परीक्षा ली जाती थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।